नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन यूपीपीएससी जीएस 6 का टॉपिक नंबर 8, जिसमें हम बात करने वाले हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन यूपी। मतलब सीधी सी बात है, यूपी के एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम यूपी की एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो पॉलिसी है उस पर भी आखिरी में चर्चा करने वाले, चैलेंजेस देखेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखेंगे, वे फॉरवर्ड्स देखेंगे। और पहले हम सबसे पहले ये जान ले कि एग्रीकल्चर की कंडीशन है क्या उत्तर प्रदेश में। तो एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, बैकबोन ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी है। बैकबोन क्यों है? 60% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अब ये एग्रीकल्चर इतनी शानदार क्यों है यूपी में? तो फर्टाइल गंगा यमुना दोयाब में जो है यूपी, और क्लाइमेट जो यूपी का है वो फेवर करता है क्रॉप कल्टीवेशन को, तो ये एक लॉजिक हो जाएगा आपके पास। पानी की भी अवेलेबिलिटी है क्योंकि गंगा यमुना दोआब के कारण। मेजर क्रॉप से भीट, पेडी, शुगर केन और हमारा आलू, कचालू, तो ये यहाँ की मेजर क्रॉप्स है। पोटैटो, और जो वाइटल रोल करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी में। फार्मिंग इन यूपी ग्रेजुअली शिफ्टिंग ट्रेडिशनल टू कमर्शियल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब कमर्शियलाइज भी हो रहा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हो रहा है। तो हमने यहाँ यूपी के एग्रीकल्चर के बेसिक को जाना। अब कुछ की स्टैटिक्स देखते हैं, डेटा देखते हैं। ये डेटा जनरली 21-22 से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में 28.4 है, 28.4%। व्हीट एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। सीड डिस्ट्रीब्यूशन 60.1 लाख जो है क्विंटल्स है। इतना याद नहीं रह पाएगा दोस्तों। खरीफ और राबी का यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेकअप। और सीएम जो कृषक एक्सीडेंट असिस्टेंट स्कीम है उसमें इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 133 फार्मर्स को। तो आप तो ये ध्यान रखिए, सीएम कृषक एक्सीडेंट असिस्टेंट स्कीम भी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मार्केट प्लेस हुआ है, 26 आउट ऑफ 27 सिलेक्टेड मार्केट यार्ड्स मॉडर्नाइज हो चुके हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मार्केट प्लेस हुआ है। जो की डेटा है जो आप याद रखोगे वो मेनली ये आप याद रखिए, ये याद रखिए, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ मार्केट प्लेस, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की बात अच्छी लगेगी कॉपी चेकर को। मेन क्रॉप देख लेते हैं। व्हीट में इतना ध्यान रखो, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इन इंडिया। राइस में इंक्रीज फ्रॉम 2022 हुआ है, ये डेटा इतना शायद याद नहीं रख पाओ। शुगर केन में अफेक्टेड बाय रेड रूट डिजीज एंड वेदर, ये थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, डिक्लाइन हुआ है थोड़ा शुगर केन यहाँ पर यूपी में। पोटैटो में 4.4% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब 23-24 से 24-25 में इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर 3.21 मिलियन टन्स हाईएस्ट प्रोडक्शन एवर इन 2024 हुआ है पाई का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए भाई अच्छे से। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें एग्रीकल्चर के, तो कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20% ऑफ इंडिया टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट, 20% यूपी से आ रहा है। अचीव दिस डिस्पाइट हैविंग ओनली 11% ऑफ नेशंस कल्टीवेबल लैंड, मतलब लैंड कम है यूपी के पास कल्टीवेशन वाली, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन है। मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, यूपी में क्या मेजर चैलेंजेस हैं, की पॉइंट्स देखेंगे। स्मॉल होल्डिंग साइज एंड लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत है, छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बची हुई है। एवरेज साइज ये याद रखिए 0.78 हेक्टेयर, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है भाई। ठीक है, इसके कारण लो प्रोडक्टिविटी आ जाती है। ये पहला हो गया, स्मॉल होल्डिंग साइज एंड लैंड फ्रेगमेंटेशन चैलेंज। ओके, वाटर क्राइसिस और इरिगेशन इशू है। इरिगेशन इशू है मतलब पेडी और शुगर केन के कारण डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर हो रहा है, और इलीगल बोरवेल का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया। अब तीसरा चैलेंज है स्टोरेज एंड मार्केटिंग बॉटलनेक्स, यहाँ पर बहुत है। मार्केटिंग और स्टोरेज के बॉटलनेक्स से समस्या है, मतलब वेयर हाउसिंग वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं है। तो क्रॉप रोटिंग, लेक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज लीड्स टू क्रॉप रोटिंग में प्रॉब्लम आता है। और फार्मर इन प्रयागराज फेस इश्यूज इन गेटिंग फेयर प्राइजेज इन मार्केटिंग। ये प्रयागराज में फार्मर्स को सही प्राइस मतलब ये करंट इशू रहा है कि नहीं मिला।
क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर की प्रॉब्लम भी यहाँ पर यूपी में बहुत है। डिक्लाइन इन पेडी प्रोडक्शन ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट, पोटेंशियल डिक्लाइन हुआ है पेडी में। और 38% राइज इन स्टेबल बर्निंग, तो इसके कारण क्या समस्याएं होती है ये सब आप अच्छे से जानते हो। स्टेबल बर्निंग क्योंकि ये फास्ट है, तो दोस्तों मैं एक एक चीज को समझाने नहीं बैठूंगा। लैक ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है फार्मर्स को, ये ध्यान रखिए। तो लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी सीड नहीं है, इक्विपमेंट का कमी है, क्रेडिट की कमी है, तो इनपुट कहाँ से लाएगा फार्मर। फिर इश्यूज लाइक अनबैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बहुत अनबैलेंस यूज होता है जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये चैलेंजेस हमने 5 मेजर चैलेंजेस देखे यहाँ पर। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म सॉल्यूशन एंड उत्तर प्रदेश में क्या रिफॉर्म और सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी देखेंगे, सजेशन भी देखेंगे उस चैलेंज के रिस्पेक्ट में, और प्रॉब्लम एरिया भी देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम एरिया जो हमने ऊपर देखा था, स्मॉल होल्डिंग साइज लैंड रिफॉर्म, ये एक प्रॉब्लम एरिया था। तो इससे चैलेंज आता है, फ्रेगमेंटेड होता है, लो मैकेनाइजेशन होता है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। अब इसका सजेशन क्या है, तो इसका सजेशन है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाइए। तो जब छोटे छोटे किसान मिलकर कोऑपरेटिव्स बनाएंगे तो जो स्मॉल होल्डिंग है वो सबकी अपनी अपनी ऑनरशिप रहेगी, लेकिन काम एक साथ बड़ी होल्डिंग पर होगा। और इनकरेज कीजिए एफपीओस को फॉर कलेक्टिव मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो एफपीओस को इनकरेज करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, कलेक्टिव मार्केटिंग होगी और वैल्यू एडिशन होगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एड गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है। दूसरा प्रॉब्लम था वाटर क्राइसिस और इरिगेशन इश्यूज थे, तो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर हो रहा है, ओवर यूज ऑफ वाटर हो रहा है, बोरवेल बहुत इलीगल बन रहे थे। तो इसका सजेशन है ड्रिप स्प्रिंकलर जैसे इरिगेशन के जो मेथड्स होते हैं, सोलार पंप्स होने चाहिए, ठीक है, सोलार पंप्स होने चाहिए। नीचे एक बार देख लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये सजेशंस हैं, वे फॉरवर्ड हैं वाटर क्राइसिस और इरिगेशन इश्यूज पर। अब योजना क्या चल रही है यूपी में, पीएम कृषि सिंचाई योजना काम कर रही है जो सपोर्ट करती है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को, और एक जल जीवन मिशन भी यूपी में चल रहा है, तो वो इस पानी की समस्या को खत्म करेगा। अब स्टोरेज एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम, जो थर्ड प्रॉब्लम हमने देखा था, कोल्ड स्टोरेज कमी है, क्रॉप रोटिंग में एक रोटिंग वाला इशू आता है, और पुअर मार्केट एक्सेस एंड लो प्राइसेस मिल रहे हैं, जो हमने करंट का प्रयागराज का इशू देखा था। तो सजेशन है भाई कंस्ट्रक्ट करो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और एमएसपी सिस्टम जो है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो सिस्टम है, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो स्ट्रेंथन करना चाहिए एमएसपी सिस्टम को, एमएसपी से ही आप ध्यान रखो उसको। तो एमएसपी स्कीम काम कर रही है, इंश्योर मिनिमम प्राइस करती है एमएसपी स्कीम, मिनिमम प्राइस ध्यान रखना, मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम नहीं है। देखो फ्लो में जल्दबाजी में कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन हमें चीज़ों को यहाँ पर कम टाइम में कवर करना है, ये मेरा मेन फोकस है। और कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं उसको रेक्टिफाई करूँ। एपीएमसी मंडीज है, तो भाई ये एपीएमसी जो मंडी स्ट्रक्चर है, इसको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अच्छे से बनाया जा सकता है अगर इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड किया जा सके, एपीएमसी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर, एक प्रॉब्लम था, तो इसमें देखते हैं भाई, इससे ईल्ड का लॉस होता है भाई, क्लाइमेट चेंज बार बार होगा तो जितना उपज आना चाहिए था वो नहीं आता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है चीजें, कितना होगा प्रोडक्शन। यूज क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्निक, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो क्लाइमेट से उसका जो मिसमैच चल रहा होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है। एनडीआरएमएफ कॉम्पनसेशन फॉर डिजास्टर लॉसेस, ये इस तरह के कॉम्पनसेशन दिए जाने चाहिए किसानों को। पीएम फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस एजेंट क्रॉप डैमेज, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप डैमेज है, सॉरी, तो जो डैमेज हुआ है उसका इंश्योरेंस मिलना चाहिए किसानों को। लैक ऑफ टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्स की दिक्कत है किसानों के साथ, तो लिमिटेड एक्सेस टू टूल, सीड एंड क्रेडिट और पुअर मैकेनाइजेशन। देखो कृषि में, एग्रीकल्चर में अगर मैकेनाइजेशन की कमी है तो उतना अच्छा उसको आप कमर्शलाइज नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए सजेशन है प्रोवाइड इंप्रूव्ड सीड्स, ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए किसानों को,
और एग्रीकल्चर लोन देना चाहिए लो इंटरेस्ट रेट पर। पीएम कृषि योजना चल रही है, लोन वेवर स्कीम्स हैं जो बर्डन कम कर रहा है लोन का, डेट का। और एमजी नरेगा है सपोर्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ओवर यूज के कारण। तो इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिड्यूस एग्री पॉल्यूशन, नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए। NBOGS फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इनिशिएटिव चल रहा है NBOGS, ठीक है। और उसके बाद है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी स्कीम्स हैं, प्रमोट्स इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। स्पीड मुझे मेंटेन करके चलनी है दोस्तों। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी पर अब प्रॉपरली बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का? ट्रांजिशन फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू मार्केट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर। देखो जो पुरानी एग्रीकल्चर चल रही है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं उसको। अब वो मार्केट ओरिएंटेड होगी, टेक्नोलॉजिकली उसमें एडवांस होगा वो, और प्रॉफिटेबल होगी एग्रीकल्चर। मतलब जो पुरानी एग्रीकल्चर थी कि भाई उपज उतनी करो जितना घर चल जाए और बचेगा तो मार्केट में बेच देंगे, लेकिन अब नजरिया बदल रहा है। इसके गोल्स क्या है कमर्शियलाइजेशन के? फार्मर इनकम को बढ़ाना इसका गोल है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना गोल है, और स्टेट जो यूपी स्टेट है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्योंकि $1 जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में? तो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होगा, मतलब नजरिया बदला जाएगा, घर के लिए नहीं प्रोडक्शन करना है, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना है। जैसे बासमती राइस, फ्लावर, मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं उनको बनाना, जिनकी नीड है, मतलब नीड है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप्स को मूविंग बियॉन्ड व्हीट पेडी साइकिल टू वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर, स्पाइसेस, थोड़ा सा शिफ्ट मारा है। इन चीजों की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, की फीचर्स में हम देख रहे हैं। प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करना है। मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक चिप्स फ्रॉम पोटैटोस, मतलब पोटैटोस तो उग रहा है लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर चिप्स बना के देना है अपने को। इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन, और गुड़ बनाना है, जिगरी 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 है ना, जेगरी, तो शुगर केन से ये सब बनेगा। एग्री बिजनेस एंड स्टार्टअप्स की बात हो रही है, तो सिर्फ कृषि नहीं करनी है, उसको इनोवेशन लेकर आना है, उसमें बिजनेस बनाना है उसको। यूथ एंगेज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री एप्स, मशीनरी रेंटल्स, ये नए नए स्टार्टअप्स उसमें चल रहे हैं। जो मशीन खरीद नहीं सकते हो रेंटल पे आपको मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन करना है, यूज ऑफ इम्प्रूव सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, मोबाइल बेस्ड मार्केट इन्फो, सेंसर्स वगैरह का यूज करना। एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा, तो 1150 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ का फुल फॉर्म। प्रमोट कलेक्टिव फार्मिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, तो इससे कॉस्ट रिडक्शन होता है, बेनिफिट बढ़ते हैं, कॉस्ट रिडक्शन होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग, नजरिया बदलना है। जो भाई जैसे यूएस में हमें कुछ चीज भेजनी है तो वहां उनके नाटक हाई लेवल के होते हैं, चेकिंग करना, लैब्स वगैरह में टेस्टिंग करना, फिर उसको वो करना। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से हमको करना है ना। जैसे मलिहाबाद मैंगोज है, कन्नौज का परफ्यूम है, बासमती राइस इन ब्रांडेड फॉर्म है, तो ये हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। अब समस्याएं क्या है? तो वापस देखिए, स्मॉल लैंड होल्डिंग, 90% ऑफ फार्मर आर मार्जिनल, ठीक है, 2 हेक्टेयर से भी कम है, तो ये डेटा ध्यान रखना। इससे क्या होता है? लिमिटिंग इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल फार्मिंग। फिर लेक ऑफ स्टोरेज और प्रोसेसिंग है, 30% प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। ये रिपीट हो रही है चीजें, दिमाग में बैठेंगी। लिमिटेड मार्केट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता है बायर से, मतलब बहुत सारे मीडिएटर हैं तो अनफेयर प्राइसिंग हो जाती है। क्लाइमेट चेंज एक इशू है, ओवर यूज ऑफ वाटर, ये सब आप देख रहे हो। पेस्ट और क्रॉप डिजीज, तो ये अपन ने रिपीट किया। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखो, एफपीओस है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 1150 प्लस एफपीओ रजिस्टर्ड इन यूपी, हाईएस्ट इन इंडिया। ये डेटा ध्यान रखना भाई, गवर्नमेंट एफपीओस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट सॉल्यूशन और इनिशिएटिव। कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग, एग्री एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है ना 2019 की, उसमें इसको सब्सिडी दी है न्यू यूनिट्स बनाने के लिए।
डिजिटल मंडीज है, ई नेम जिसको बोलते हैं भाई अपन, 125 मंडी जो है कनेक्टेड टू ई नेम फॉर ऑनलाइन सेल फ्रॉम होम, ये गवर्नमेंट काम कर रही है। अटल भूजल योजना है, जो प्रॉब्लम थी ग्राउंड वाटर की उसको लेकर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट है, जैसे पेडी प्रोडक्शन इतना था, वेजिटेबल ऑन इतना है, मतलब थोड़ा सा उसको चेंज कर रहे हैं। और हाईटेक नर्सरी प्रोजेक्ट है, 23 से 25 के बीच की ये बात है। हाईटेक नर्सरी 150 हाईटेक नर्सरीज इन 75 डिस्ट्रिक्ट यूजिंग इजरायली टेक्नोलॉजी। ओहो भाई, ये देख रहे हो आप, इजरायली टेक्नोलॉजी मीरत और बरेली में इसको यूज किया जा रहा है। 150 हाईटेक नर्सरीज है, तो ये डेटा काम में आएगा भाई। खत्म करने वाले हम इसे थोड़ी देर में, लेकिन सोचिए कम टाइम में हम इतनी चीजों को कवर कर रहे हैं। प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं तो भाई मैं यहां से चालू करता हूं। बासमती राइस इतना एक्सपोर्ट है 22-23 में, एक्सपोर्ट इन 23-24 इतना ग्रोथ हुआ है। हनी में इतना था एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी बढ़ा है, और लिकर में भी बढ़ा है, ठीक है। और मीट अगर देखोगे तो ये प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे भारत के नज़रिए से देखें, संविधान और भारत के जो डीपीएसपी है वो कुछ और बात करते हैं, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023, ये यूपी में बनी थी भाई, ये यूपी में बनी थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। तो 2023 की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है यूपी में, देखते हैं। कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन सब्सिडी देने की बात हो रही है, अप टू 35% इस पॉलिसी में। फ्रोजन स्टोरेज सब्सिडी है 50% अप टू ₹10 करोड़। अगर 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है तो 50% उसमें सब्सिडी है। और टैक्स स्टार्टअप सपोर्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू ₹5 करोड़, ठीक है। और यूनिफाइड मार्केट डिक्लेरेशन है, तो ये रिड्यूस मार्केट फीस एंड सेस। तो ये इस तरीके से हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। सब्सिडी 35% दी जा रही है, कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सब्सिडी ये 35% तक दी जा रही है, ताकि फूड प्रोसेसिंग जो आप करोगे वो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, कोल्ड चेन होना चाहिए। फ्रोजन स्टोरेज सब्सिडी है 50%, अगर 10 करोड़ रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट है या वैल्यू है। टेक स्टार्टअप सपोर्ट भी है और यूनिफाइड मार्केट डिक्लेरेशन भी है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 को अब अपन चालू कर रहे हैं। इसका एम क्या है, डबल फार्मर इनकम एंड मेक यूपी एन एग्री एक्सपोर्ट हब बनाना है। इनकम डबल करनी है और एग्री एक्सपोर्ट हब बनाना है यूपी को। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड चेन होना चाहिए, टेस्टिंग लैब होना चाहिए। बोला था ना यूएस वाले चेक करते हैं, तो अपने को पहले ही चेक करके भेजना है। पेक हाउसेस विथ अपेडा, एपीईडीए और एनएचबी और नाबार्ड, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रहेगा भाई योगदान। क्लस्टर डेवलपमेंट बाय 2024, 10 क्लस्टर विथ ओडीओपी इंटीग्रेशन करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लिंक करना है। जैसे वाराणसी में मेडिकल क्रॉप्स, सहारनपुर में मैंगो और बाराबांकी में मेंथा और लखीमपुर में शुगर केन। तो ये क्लस्टर अलग अलग क्लस्टर है, ये क्लस्टर ध्यान रख सकते हो। ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। 2500 प्लस फार्मर ट्रेंड जो 23-24 में हुए हैं एक्सपोर्ट प्रैक्टिस के लिए। क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन के लिए जीआई टैगिंग है, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होने चाहिए। एक्सपोर्ट करने लायक जो चीजें उनके इंस्पेक्शंस। एक्सपोर्ट वैल्यू ₹6200 करोड़ एग्री एक्सपोर्ट फ्रॉम यूपी 23-24 में इतना हुआ था, ये ध्यान रखना। पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, कंसेशनल लोन दे रही है इसके लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में, तभी तो कमर्शियलाइजेशन होगा। फाइनेंशियल ग्रांट लॉजिस्टिक एड बाय यूपीईडीए एंड स्टेट बोर्ड्स, ये पॉलिसी सपोर्ट हो रहा है। अब कंक्लूड करते हैं भाई, यूपी के एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन को कंक्लूड करते हैं। इसमें कीवर्ड देख लो, एफपीओज है कीवर्ड, प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, डिजिटल मार्केट प्रोवाइड करना चाहिए। जो स्मॉल होल्डिंग स्टोरेज गैप है, क्लाइमेट रिस्क है, इनको मेजर हर्डल्स है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, डेवलपमेंट करके, फार्मर को ट्रेनिंग देकर यूपी कैन इमर्ज एज लीडिंग एग्री एक्सपोर्ट इकोनॉमी इन इंडिया। तो अच्छा पॉजिटिव आपको एंड करना होता है दोस्तों। तो दिस इज द टॉपिक नंबर जो हमारा था भाई, टॉपिक नंबर हमने जो कवर किया है 8 और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
पर हमारी ये चर्चा चल रही थी जिसे हमने बहुत कम टाइम में ख़त्म किया है। टाइम बचाना है दोस्तों,